हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे वीडियो में या हमारे कंटेंट में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर की हो जाएगी ये 10वीं क्लास। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे बाहर जो है क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं जाते हैं। और चलिए ये हो जाता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण प्रदेश के किस जनपद में किया जाएगा। बात कर रहे हैं हाईटेक मिलिट्री अस्पताल की, तो इसका निर्माण मेरठ में किया जाएगा, गाजियाबाद में किया जाएगा, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका मेरठ। और मेरठ में जो है हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाना है। और इससे बनने वाले जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ और राजधानी लखनऊ में बात कर रहे हैं। मेरठ और राजधानी में, तो राजधानी में तो ये बाद में बनाया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होना है। और मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो मिलिट्री अस्पताल का निर्माण करने का उद्देश्य है देश की सेवा में जुटे सैनिकों, उनके परिवार के लोगों, उनको जो है बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाता है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है मेरठ में यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण 379 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये जो अमाउंट है ये आपसे पूछी जा सकती है। और आपसे को ये भी बता दिया गया है कि ये जो अस्पताल है 545 बेड का होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितने बेड का ये अस्पताल होगा और कितने करोड़ रुपए की जो है लागत लगाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है आपका जो आपका मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल के लिए सेना ने मेरठ के भगत चौक से ओगड़नाथ मंदिर के बीच में ज़मीन जो है पूर्व में ही चिन्हित कर ली थी। क्योंकि ये जो योजना है ये 11-12 की योजना है और 11-12 से इस योजना पर काम चल रहा है। सेना की ओर से प्रस्तावित जमीन पर पूर्व में ही साइट 4 MH का बोर्ड लगा दिया गया था। और इस नई मिलिट्री अस्पताल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये लगाया गया है बोर्ड MH हॉस्पिटल का, यानी मिलिट्री हॉस्पिटल हो जाएगा साइट 4 MH मेरठ। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक नहीं मिलेगा। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इंडो इजराइल ट्रोमा कोर्स पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि सही कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं पहले पॉइंट की। वाराणसी के BHU में दूसरे इंडो इजराइल ट्रोमा कोर्स का आयोजन किया गया है। क्या ये कथन सत्य हो जाता है? जी हाँ, ये कथन आपके लिए सत्य हो जाता है। वाराणसी के BHU में दूसरे इंडो इजराइल ट्रोमा कोर्स का आयोजन किया गया है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो इसके लिए इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सक टीम जो है ये बुलाई गई है। ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सक टीम जो है ये बुलाई गई है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो इसके अंतर्गत मरीजों के इलाज व जांच की आदि की व्यवस्थाओं की जानकारियां ली जाएंगी। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। इसलिए तो चिकित्सक की टीम को बुलाया गया है कि इसके अंतर्गत जो है मरीजों के इलाज और उनकी जांच की व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा सकेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाते हैं आपके तीनों। यानी आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU ट्रोमा सेंटर के प्रभारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह लोगों को ट्रोमा सेंटर पहुंचाया जाएगा और जहां उनका बेहतर इलाज हो सके। ठीक है। और इसके लिए जो है BHU ट्रोमा सेंटर में दूसरे इंडो इजराइल ट्रोमा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है।
5 साल बाद हो रहे 3 दिनों तक चलने वाले ट्रॉमा कोर्स में 39 GTC जवानों के साथ पुलिस, पीएससी, एनडीआरएफ, पीएससी के जवानों ने भी हिस्सा लिया है। और इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स के आयोजन के लिए इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सक टीम जो है ये बुलाई गई है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और टीम के सदस्यों ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के इलाज, जांच आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। आयोजन में इजराइल में रैमबैम और एचसीसी के निदेशक प्रोफेसर माइकल मिकी यानी हाल्बर थल व उनकी टीम ने अन्य सदस्यों समेत एम्स नई दिल्ली के ट्रॉमा सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमित गुप्ता द्वारा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये हो जाती है आपकी इजराइल से आई हुई चिकित्सकीय टीम 5 सदस्यीय। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3, और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया? ये किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के जो है ये किस जनपद में 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया है? बलिया में, बहराइच में, आजमगढ़ में, या फिर आपका सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बलिया में। 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन बलिया में किया गया है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बात करते हैं, नितिन गडकरी ने बलिया आरा के बीच 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड पर इस पर रोड के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की घोषणा भी की है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन फैक्टों से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाती है नितिन गडकरी के जी के साथ बाकी लोग इसकी जो है घोषणा करते हुए। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4, और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। देश का पहला रोपे ट्रांसपोर्ट जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा? 200 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट रोपे बनाया जाना है, और ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाना है ये भी हम समझ लेते हैं। लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में, या फिर कानपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बनारस। देश का पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। रोपे ट्रांसपोर्ट है जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए, ये आपसे पूछा जा सकता है। लागत से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जगह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बनारस में बनाया जाएगा 200 करोड़ रुपए की लागत से। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं। बनारस में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक के सफ़र के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी, और जिसके लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके लिए कितना बजट मंजूर किया गया है? 200 करोड़ रुपए। और ये हो जाता है आपका जमीन अधिग्रहण के लिए 173 करोड़ रुपए, और जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए 28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। और शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी देते हुए पहली किस्त जारी कर दी है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं इस पर काम स्टार्ट हो गया है। और ये कैंट भारत माता मंदिर, बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदोलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टावर बनाए जाएंगे। और रोपवे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में मार्च में रोपवे का काम शुरू हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, और ये हो जाता है आपका रोपवे जिसकी जो है चर्चाएं चल रही हैं बनारस में। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5, और 5 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार ने, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5,
किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने खेती का सर्वे कराने का निर्णय लिया है? गुजरात की तर्ज पर, कर्नाटक की तर्ज पर, महाराष्ट्र की तर्ज पर या फिर बिहार की तर्ज पर? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कर्नाटक की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक की तर्ज पर राज्य में खेती का सर्वे कराने का निर्णय लिया है और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की। प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा और अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ व जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा और हुए नुकसान के संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे, केवल अनुमान के आधार पर। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक साल बाद यह साफ साफ पता चल जाएगा कि किस जिले में किस किसान के पास कितनी खेती है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और प्रदेश में जो है कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट मैपिंग की तैयारी भी की जा रही है, जिससे आपका सैटेलाइट से जिलेवार, ब्लॉकवार और हर गांव में किसानों के खेतों के आकार, प्रकार, फसलों की बुआई, उत्पादन और आदि की जो है सटीक जानकारी मिल जाया करेगी। पहले ये अनुमान के आधार पर जानकारी ली जाती थी और अब इसके माध्यम से जो है सटीक जानकारी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हो जाते हैं फसलों की टेस्टिंग करते हुए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6 और 6 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश अनुसार अब शहरों में निजी स्कूलों को खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमि होना अनिवार्य कर दिया गया है? 2000 वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर या फिर 3500 वर्ग मीटर? प्रदेश में शिक्षा बोर्ड के द्वारा आदेश दिया गया है कि शहरों में निजी स्कूलों को खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमि का होना अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। यानी आप कह सकते हैं 3000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य है अगर आपको स्कूल खोलना है शहरों में। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं? निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों का शासन ने मंजूरी दे दी है और नई शर्तों के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी हो जाएगा। जो पहले कितनी थी? ये थी आपकी 650 वर्ग मीटर। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 6000 वर्ग मीटर जमीन की अनिवार्यता होगी। और पहले कितनी थी? तो पहले थी आपकी 2000 वर्ग मीटर। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, ये क्या हो जाता है। इसके अलावा धरोहर राशि भी जो है कई गुना बढ़ा दी गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन भी होना जरूरी हो गया है। और बात कर लेते हैं, ये आपका दीपक कुमार जी के आदेश के अनुसार ये बदलाव हुआ है और न्यूनतम जो मानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए ये निर्धारित किया जा रहा है। और नवीन मान्यता के आधार पर जो है आपकी शर्तें कौन कौन सी हो जाती हैं? जो आपकी हैं अनिवार्य शर्तें, कोच के रूप में 5 लाख रुपए केवल आपको जमा कराने होंगे। और ये पहले कितने थे? ये थे पहले 15,000 रुपये पहले आपको जमा कराने होते थे, अब कराने होंगे 5 लाख रुपए। सुरक्षित कोष की बात करते हैं तो अब आपको 1.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे और पहले मात्र आपको 3,000 रुपये जमा कराने होते थे। और बात कर लेते हैं जो आपकी अनिवार्यता हो जाएगी, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन, एलईडी टीवी कक्षा और उसमें जो है 25 कंप्यूटर की व्यवस्था करनी अनिवार्य हो जाएगी। क्रीड़ा स्थल में सभी तरह के जो आपके खेल दिए गए हैं इन सभी खेलों को जो है उसमें जो है ऐसी शर्त रखी गई है कि सभी खेल खेलने की व्यवस्था होना अनिवार्य हो गया है। और बात करते हैं स्वच्छ जो पेयजल की, तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है। शौचालय और उसकी जो है पर्याप्त व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए, दिव्यांगजनों की व्यवस्था के लिए जो है विस्तृत शर्तें अलग से दी जाएंगी। पुस्तकालय होना चाहिए, वो भी वृद्ध पुस्तकालय होना चाहिए। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की और क्या क्या जो है इसमें शर्तें रखी गई हैं। और संस्था में शिक्षकों, कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन और आपका जो सीसीटीवी कैमरा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई के साथ और विद्यालय की वेबसाइट होना भी अनिवार्य हो गया है। विद्यालय भवन सुरक्षा मानकों पर निर्मित होना चाहिए और वहाँ विद्युत और सौर ऊर्जा के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल निकासी की व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाएगा। और ये हो जाता है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश।
और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 7। भारत के किस राज्य की सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी लगाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया है? पंजाब सरकार ने, गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आपके मनरेगा श्रमिक हैं उनकी 100% हाजिरी लगानी है, और ये लगानी है आपकी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट। और मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम विकास विभाग कर रहा है। और इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी ऐप के माध्यम से लगानी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम की। तो ये आपका भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में जो है 7 नवंबर 2005 की विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। बात करते हैं इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के लिए काम करने के अधिकार कानून गारंटी प्रदान करना, और उनकी आजीविका को बढ़ाना उनका जो है उद्देश्य हो जाता है। ये हो जाते हैं आपके मनरेगा के मजदूर। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और ये हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। प्रदेश में एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा, कुत्तों के लिए, गायों के लिए, बंदरों के लिए या फिर गौशालाओं के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है गौशालाओं के लिए। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आपके जो है क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौशालाओं का निर्माण पीपी मॉडल पर किया जाएगा, और उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाएगा। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्चा वो खुद ही उठा सकेंगी। गोवन सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, और पात्र लोगों को इसका लाभ भी मिले, इसकी बात की जो है पुष्टि भी वो कर रहे हैं। ये हो जाती है आपकी गौशाला। और सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश है उनको पालने वाले किसानों को प्रति गोवंश 900 रुपये मासिक भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है क्वेश्चन नंबर 8 से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या हो जाता है? बहुत जल्द देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट मिलने जा रहा है। ये अभी निर्माणाधीन है, और इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ निर्माण किया जा रहा है? और ये देश का पहला जो है कचरे से कोयला बनाने का प्लांट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बनारस में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में या फिर मेरठ में? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बनारस में। इसका जो निर्माण है, यानी आप कह सकते हैं कचरे से कोयला बनाने का जो प्लांट का जो निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका बनारस में। और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये क्या हो जाते हैं? बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा, और कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा। देश का पहला प्लांट होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसका निर्माण कौन कर रही है? ये कर रही है आपकी एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी की ओर से इसका निर्माण किया जा रहा है, और प्लांट में कचरे से कोयला बनाया जाएगा। वाराणसी में आम दिनों में लगभग प्रतिदिन जो है 600 टन कचरे, और ख़ास मौक़ों पर 800 टन कचरे जो है निकाला जाता है वाराणसी से, और इनको जो है बड़े ट्रकों में भरकर शहर के बाहर कूड़ा निस्तारण प्लांटों तक पहुंचाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये हो जाएगा आपका 3 साल के ट्रायल पर यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट निर्माण आगामी 25 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, और प्लांट की क्षमता कितनी है? ये हो जाती है आपकी 800 टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी, और प्लांट को दिसंबर 2023 में शुरू करने का लक्ष्य है।
कब शुरू हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिसंबर 2023 में, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी काशी में कचरे से बनेगा कोयला, ये आपका कचरा हो जाता है और इस तरह का कोयला वहाँ बनाया देगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जो है विचार करने के लिए दिया गया है और आपसे पूछा गया है सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य कथन आपको बताना है, 3 कथन आपको दिए गए हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये हो जाएगा आपका दो आपकी दाक्षायणी पांडे का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका की कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। क्या ये सही हो जाता है? ये आपका सही हो जाता है। दाक्षायणी पांडे का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर किया गया है, ठीक है। और ये अमेरिका की कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये हो जाती हैं दाक्षायणी पांडे जो आपकी 17 साल की हैं और कक्षा 12वीं की पढ़ाई अभी ये कर रही हैं। ये भी आपके लिए करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक गरीब किसान की बेटी है। ये तो बात सही है कि गरीब किसान की बेटी है, लेकिन बागपत जिले की नहीं है। इनका जिला हो जाता है मऊ जिला, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। और 1 और 2 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। और चलिए देख लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक गरीब किसान की बेटी, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। उनकी बेटी है दाक्षायणी पांडे, ये 17 वर्ष की हैं और इनका जो चयन है उनका कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर हुआ है। 100% स्कॉलरशिप का मतलब है जो आपकी सारी जो स्कॉलरशिप है, जो सारा पढ़ाई का जो पैसा है वो आपकी यूनिवर्सिटी ही देने वाली है। और इस समय वह 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं। और बात करते हैं इन्होंने जो है इनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया है। तो दम घुटने से कार में एक मासूम की मौत की घटना टेलीविज़न पर देखने के बाद यह काफ़ी व्यथित हो गई थी और इन्होंने जो है कार सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देखकर सुनकर पूरी दुनिया चकित हो गई। इस मॉडल से प्रभावित होकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें बुलावा भेजा है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जो आपकी पांडे हैं स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सितंबर 23 में अमेरिका रवाना होंगी। उनके मिशन प्रोजेक्टर जो है कारों के लिए एक सुरक्षा सेटअप बनाया गया है और वाहन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने के साथ ही ये सक्रिय हो जाता है। जब आपकी कार में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऑटोमेटिक ही सक्रिय हो जाता है और कार की खिड़की को अंदर ताज़ा हवा की अनुमति देने के लिए रोल करता है। असल में कार अगर चल रही है तो उसके शीशे बंद हों तो उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाती है और इसकी वजह से कार में बैठे के लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन मिशन प्रोजेक्टर की खूबी यह है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी यह तुरंत जो है सक्रिय हो जाएगा, तुरंत जो है अलर्ट कर देगा और अपने आप कार के शीशे नीचे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका है प्रोजेक्ट इनका। और जो आपका दाक्षायणी ने इन्होंने पहली बार अपना मॉडल आईआईटी दिल्ली में आयोजित इंडिया 75 नेशनल आइडियनथॉन 21 में प्रदर्शित किया था और उसमें इनको प्रथम स्थान मिला था। और वह अपने इस प्रोजेक्ट जो आपके मिशन प्रोजेक्ट है इसको पेटेंट कराने के लिए जो है बात कर रही हैं। ये हो जाता है आपका मिशन प्रोजेक्टर। और बात कर लेते हैं, ये हो जाती हैं आपकी दाक्षायणी पांडे, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और कलाकारों की वेब सीरीज पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है? 25%, 50%, 60% या फिर 30%? क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ये आपको बताना है। बात करते हैं वेब सीरीज की। तो वेब सीरीज पर जो है इन्होंने 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की है और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% की सब्सिडी देगी और वेब फिल्मों पर जो है लागत पर 25% की छूट की दिशा में काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई दौरे के दौरान
उनकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया बताया गया है। ठीक है, इस तौर पर जो है इन्होंने इसको प्रमोट किया है। बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि वेब सीरीज और वेब फिल्मों के साथ स्टूडियो और लैब के लिए भी 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। और बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है और इससे ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं, अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि बॉलीवुड बॉयकॉट को टैग जो आपका है ट्विटर पर उसको जो है हटाया जाना चाहिए और बॉलीवुड की छवि इससे जो है सुधर जाएगी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कलाकारों की मीटिंग होते हुए। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले को कितने लाख का बजट दिया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस की बात हो रही है जो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, और ये आपका उसके भव्य आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले को कितने लाख का बजट देने की घोषणा की है। 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का या फिर 5 लाख का। हर जिले को बजट जो है दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। हर जिले को जो है 3 लाख का बजट दिया गया है और उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन करने के लिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित सभी जिलों में भव्य आयोजन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ के जो आपका अवध शिल्प ग्राम में होगा, और उन्होंने इस आयोजन में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, ये क्या हो जाता है। संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट दिया गया है। ये किया गया है संस्कृति विभाग की ओर से। और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्राम उद्योग या एमएसएमई एवं स्वयं सहायता समूह की ओर से ओडीओपी के स्टॉल लगाकर उत्पादों का क्रय एवं प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है, ये भी आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ये हो जाता है 13 नंबर। भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का जो है उद्घाटन किया गया है। प्रयागराज में, मेरठ में, वाराणसी में या फिर आपका कानपुर में। बात करते हैं रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे लंबा रिवर क्रूज ये कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा गंगा विलास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाराणसी। इसकी जो शुरुआत है वो की गई है आपकी वाराणसी से। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के साथ एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह लग्जरी क्रूज है और भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों से और 27 नदी प्रणालियों से ये 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। ये दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है, 5 राज्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और 27 नदी प्रणालियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं एमवी विलास गंगा के यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भी तैयार किया गया है। एमवी गंगा विलास क्रूज को जो है 62 मीटर लंबा, ये लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। 12 मीटर चौड़ा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ ये चलता है, और इसमें 3 डेक हैं। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड के 18 जो है स्वीट हैं, और जिसमें पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। और बात कर लेते हैं, एक दो पॉइंट और हैं इससे बनने वाले, वो क्या क्या हो जाते हैं। एमवी गंगा बिलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक
जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेंगे और एमवी गंगा विलास क्रूज जो है अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का क्रूज जो है आपने पहली बार देखा होगा। ये हो जाता है गंगा विलास। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाता है, देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सहमति दे दी है। यह खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, बनारस में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर आजमगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये आपका क्या हो जाता है, तो देश का जो पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन है ये आपका खोला जाएगा बनारस में। ठीक है, इतनी बात आपको क्वेश्चन नंबर 14 से याद रखनी है। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कहाँ खोला जाएगा, ये खोला जाएगा बीएचयू में, और बीएचयू है आपकी बनारस में। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में देश का पहला एडवांस केयर रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलने से ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी। ठीक है, इसलिए इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है। और डॉक्टरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एडवांस जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ऐसे मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। और अब ऑस्ट्रेलिया की तरह ही बीएचयू में देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए कुल 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसमें जो है 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी भवन भी बनेगा। और ख़ास बात इसकी यह है कि यहाँ से इलाज के साथ साथ पठन पाठन, शोध और मूल्यांकन की सुविधा भी इसमें रहेगी। ठीक है, और सेंटर में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं ये भी हम समझ लेते हैं, कम समय में इनको समझ लेते हैं। बात करते हैं पेड यूनिट की, तो कॉमर्शियल जो आपके स्तर से चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे और ये निजी हॉस्पिटल से कम खर्चा इसमें आने वाला है। सब्सिडाइज यूनिट होगी, कम कीमत पर जो है आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। स्ट्रेटेजिक फार्मेसी यूनिट होगी और ये आपका पीपीपी मॉडल के तहत जो है इसमें फार्मेसी को खोला जाएगा। और बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट की, तो ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। ठीक है, और ये हो जाता है आपका बीएचयू का हॉस्पिटल। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने पर काम शुरू कर दिया है? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर बिहार ने? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी यानी उत्तर प्रदेश। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और ये हो जाता है आपका राज्य में एनसीआर की तर्ज पर अब राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर बनाने पर काम शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। और देख लेते हैं इससे बनने वाले कुछ पॉइंट। और ये हो जाता है आपका अगला पॉइंट, राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर के गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा और बाराबंकी एससीआर का हिस्सा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ पर एससीआर बनाया जाएगा। इसमें आपके लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात इन जिलों को शामिल किया जाएगा। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। बाराबंकी जिला राजधानी से सटा हुआ है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियां बस रही हैं और बिल्डर यहां औने पौने दामों पर जमीन लेकर आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं ला रहे हैं। इसलिए जो है ये फैसला लिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं अब यूपी में भी एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर और इन जिलों को शामिल किया जाएगा। जिलों की लिस्ट आपको ऊपर दे दी गई है। और चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा आज का वीडियो था ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से। और आज की जो क्लास थी ये थी क्लास नंबर 10। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।